हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 छात्रों के लिए जो आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। उन सभी छात्रों में छात्राओं के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यहां पे हम लोग मैथमेटिक्स गणित का क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोगों को लगातार एग्जाम से पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे तो इस वीडियो को अंत तक सारे देखना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को हर सब्जेक्ट का जितने भी आप लोग को सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, सभी का यहाँ पे मॉडल सेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगी। और साथ में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी आप लोग को पैटर्न है सारे के सारे यहाँ पे अपडेट आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप भी 10th के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे मैथमेटिक्स का, जो लगातार आप लोगों के टॉप VBA जो क्वेश्चन होते हैं इसी पैटर्न पे आप लोग को पूछे जाते रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं और काफ़ी डिटेल में बताऊंगा ताकि आप लोग को इस प्रश्न जो भी प्रश्न बताऊंगा इस तरह के अगर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं बच्चे, वीडियो को अंत तक सारे देखना। पहला प्रश्न हमारे पास है और ये वेबसाइट है हमारा दोस्तों starkstudy.com। गूगल पे लिखना, जो आप लोग नीचे में देख रहे हो यही सेम टू सेम गूगल पे लिखना, आपको मिल जाएगी। वहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे भी अपलोडेड है, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। पहला ही प्रश्न शानदार है बच्चे, कहा गया कि 1 2 3 डॉट डॉट करके n का समांतर माध्य क्या होगा। देखिए, जब भी माध्य की बात आती है बच्चे तो माध्य का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज एक तरह से हम लोग मान सकते हैं कुल संख्या जितने भी है, कुल संख्या मतलब इस कुल संख्याओं का योग बट्टा में टोटल जो नंबर होते हैं उसको लिखा जाता है। ठीक है, औसत में या फिर माध्य में। माध्य क्या होता है बच्चे? माध्य जो होता है वो औसत का ही एक रूप होता है। ठीक है, ये होता है कुल संख्याओं का योग, मतलब कुल योग बटा में क्या होगा बच्चे? कुल संख्या। क्या होगा? कुल योग बटा में कुल संख्या। ये फार्मूला है। अब बच्चे यहाँ पे बताओ कि 1 से लेके n तक है। क्या है? 1 से लेके n तक 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इसी तरीके से प्लस n टर्म तक है। इसका हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का योग जानते हैं। अगर इसका योग का फार्मूला हम लोग को पता है बच्चे कि अगर n टर्म तक होता है प्राकृतिक संख्या तो इसका होता है n × n + 1/2। बस इसी वाले फार्मूला पे हम लोग को यहाँ पे मान निकालनी है। अब बताओ टोटल जो नंबर है, देखो कुल संख्या, ये तो कुल योग हो गया। कुल संख्या कितना है बच्चे? टोटल n तक है तो n हो गया संख्या। अब माध्य निकाल दो। माध्य बराबर लिखोगे कितना? कुल योग, तो कुल योग है n × n + 1/2 और ये संख्या कितना है? n। ठीक है, जब इसमें भाग दोगे इसको तो ये n जो है यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा n × n + 1/2 और ये 2 रहेगा ही रहेगा और n जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो n से n कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका? n + 1/2। n + 1/2 जो ऑप्शन नंबर सी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर एक का सी हो जाएगा। काफ़ी शानदार प्रश्न था, पहला ही प्रश्न यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो गलती मत करना, इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर, कहा गया कि परीक्षण कोई दिया गया है का बहुलक क्या होगा। देखिए बच्चे, जब भी बहुलक की बात आती है तो हमेशा एक माइंड में याद रखना है कि बहुलक का मतलब होता है जिसकी भी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार आई हो। ठीक है, या जो भी संख्या, जो भी सीरीज दिया जाएगा, परीक्षण दिया जाएगा, उसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? अधिकतम बारंबारता लेंगे। क्या लेंगे? अधिकतम बारंबारता वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, 12 कितना बार आया है? 12 जो है यहाँ पे 1 2 बार आया है। 13 देखते हैं, 1 2 3। 13 जो है वो 3 बार आया है। क्या आया है? 3 बार। ठीक है, और बाकी देखो 11 भी आपका 2 ही बार आया है। 14 तो 1 ही बार आया है। 13 गिन ही लिए, 15 1 ही बार आया। तो मतलब 13 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसलिए बहुलक जो होगा इसका, इस परीक्षण का जो बहुलक होगा वो कितना होगा? 13 होगा। क्या होगा? 13। जो ऑप्शन नंबर सी में है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 का सी। ठीक है, बहुलक के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न अगर आगे पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना सकते हो। जब भी इस तरह के परीक्षण दिया जाएगा और बोला जाएगा बहुलक निकालने के, तो जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसको बहुलक बोलेंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर है प्रश्न हमारे पास, यदि 7 9 13 15 x का माध्य 10 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। यही प्रश्न हमारे पास। अभी जस्ट हम लोग माध्य बराबर फॉर्मूला देखे थे, कुल योग बटा में कुल संख्या। कुल योग बटा में कुल संख्या, यही था ना। तो कुल योग कितना हो जाएगा? देखो कुल योग जोड़ो, 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 7 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा, प्लस 15 प्लस x। ठीक है, और बट्टा में टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। और माध्य दिया गया इसका 10।
ये माद बराबर फार्मूला हो गया। अब बताओ यहाँ पे जोड़ोगे तो 9 7 16, 16 15 31 और 31 और 13 आपका हो गया 44। क्या हो गया 44 प्लस एक्स, और ये 10 पंचे 50 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 50 हो जाएगी। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 50 में से 44 जाएगा, इधर 6 बचेगा। क्या बचेगा 6। यही x का वैल्यू निकालनी थी, जो हम लोग को x बराबर क्या आया 6 आया मान। बस आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन में देखना है कहाँ पे ए आंसर हो जाएगा 3 का। 3 का क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगी। 4th नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा गया है यहाँ पे बच्चे काफ़ी शानदार है, इसको देखना है। बहुत सारे छात्र मिस्टेक करते हैं। बोला गया किसी घटना की प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है। देखिए जब भी अधिकतम मान की बात करेगा तो हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ बच्चे। देखो जब भी प्रायिकता की बात आएगा, प्रायिकता में ठीक है, अधिकतम मान जो होगा, अधिकतम मान वो होगा 1 के बराबर। ठीक है, अधिकतम मान कितना होगा 1 के बराबर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए 1 हो जाएगी। अगर न्यूनतम मान की बात करेंगे तो न्यूनतम जो होता है इसका वो 0 के बराबर होता है। कितना होता है 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्रायिकता का जो मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेके 1 तक। 0 भी होगा, देखो बच्चे यहाँ पे P होगा प्रायिकता। देखो याद रखना हमेशा कि प्रायिकता का मान 0 भी होगा 1 भी होगा, न 0 से छोटा होगा मतलब निगेटिव में कभी नहीं होगी, और न 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, हमेशा जो प्रायिकता का मान होगा वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा, वो आप लोग को ध्यान में रखनी है। 4 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे हम लोग। 5th नंबर देखते हैं, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो घटना की जो प्रायिकता यहाँ पे नहीं होगी वो हम लोग को बताना है। देखो 50%, जब भी परसेंटेज में आ जाएगा तो परसेंटेज में घबराना ही नहीं बच्चे, बहुत ही सिंपल होते हैं। बस आपको करना क्या है, जैसे 50% है ना, इसको भिन्न में बदल दो। 50% हटाओगे तो बट्टा में नीचे 100 आ जाएगा, इसको कटाओगे तो 5, और ये 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, जिसका वैल्यू होता है 0.5। क्या होता है 0.5 होता है ना 1/2 का वैल्यू। तो 0.5 कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में है, तो ये प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, 0.12 ये भी 0 और 1 के बीच में ही है, तो इसलिए भी ये भी हो सकती है। 3/4 भाग दे के देख लो बच्चे, 3/4 इसको भाग दोगे तो 0, और ये 7 चौके 4 7 28, 0.7 के अप्रोक्स आएगा, तो ये भी प्रायिकता हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इसको देखोगे, देखो 13 में बोला जाएगा 12 से भाग देने, तो 1 मरतबे तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसके बाद 0 लगेगा, उसके बाद यहाँ पे 12 × 96 1.08। देखो 0 1 से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। जैसे ही 1 से बड़ा हो गया तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये इसका प्रायिकता जो है वो नहीं होगा। क्या होगा, प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं होगा। जब भी होगा प्रायिकता का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा, 0 भी होगा 1 भी होगा, 1 से न बड़ा होगा, 1 से पॉइंट भी बड़ा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 0.08 है ना, बोलोगे कि सर तो थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा भी बड़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और न 0 से छोटा होनी चाहिए। अगला है कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। क्या प्रश्न हमारे पास कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज, एक ही पासा है ना, तो एक पासा पे होता है टोटल 6। एक पासा है ना, सिंगल पासा है एक पासा, तो या तो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा। ठीक है, जो NS का वैल्यू आएगी वो टोटल कितना आएगा 6। अब NE हम लोग को पता करना है, NE मतलब कितना घटना होगा। 2 का गुणज होनी चाहिए, तो 2 का गुणज 2 है, 4 है और 6 है ना। इसमें से चुनना है कि 2 का गुणज कितना है, तो 2 का गुणज जो होगा वो आपका 2 4 और 6 होगा। क्या होगा 2 4 और 6, टोटल 6। लेकिन घटना कितना हुआ 2 4 6, तो टोटल गिनेंगे तो 3 होगा। अब प्रायिकता निकाल दो। प्रायिकता बराबर NE/NS होता है, मतलब जो घटना घटित हुआ उसको बटा में टोटल घटना। ठीक है, जो घटित हुआ है टोटल 3 है और टोटल घटना कितना है 6, तो यहाँ पे कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2, यही इसका सही उत्तर हो जाएगी 1/2। अगला देखते हैं, हमारे पास प्रश्न है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके लाल रंग पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छी प्रकार से कोई फेंटी गई ताश की गड्डी है,
तो टोटल जो होते हैं टोटल पत्ता ताश में, देखो ताश में जो होता है NS मतलब टोटल घटना जो होता है, टोटल पत्ती जो होता है वो 52 होता है, ठीक है। इस 52 में से कोई भी हम लोग पत्ता निकालेंगे तो वो टोटल 52 कार्ड में से निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल जो है ताश में 52 पत्ते होते हैं। अब हम लोग को बोला गया NE मतलब घटना क्या बोला गया है कि इसके लाल रंग के, देखो 52 पत्ते में जो होता है वो 26 लाल होता है और 26 जो होता है वो काला होता है, ठीक है। हमको लाल रंग बोला गया है, तो लाल रंग होने की प्रायिकता लाल रंग कितना है 26, तो टोटल 26 लिखेंगे और प्रायिकता निकाल देंगे बच्चे। बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको समझना रहता है कि क्या क्या कहा गया है प्रश्न में। प्रायिकता बराबर हो जाएगा NE बटा में NS, NE का वैल्यू है 26 और NS का वैल्यू है 52, ये हो जाएगा 1 बटा में 2 कटाएंगे 26 दूनी 52, ऑप्शन नंबर आपको एक करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। देखो एक सिक्का होगा, इसका ट्रिक होता है, आपको याद रखना होगा, सूत्र होता है, एक सिक्का बोला जाएगा तो 2 के पावर 1 लिखना है, ठीक है। 2 सिक्का बोला जाएगा बच्चे, देखो याद रखना है, 2 सिक्का बोला जाएगा तो 2 के पावर 2 लिखना है। जितना सिक्का बोलेगा ना उतना ऊपर में 2 के पावर लगाना है। जैसे 3 सिक्का यहाँ पे पूछा गया है तो 3 सिक्का में यहाँ पे क्या होगा बच्चे 2 के पावर 3, न कि 3 के पावर 2, 2 के पावर 3, मतलब हमेशा 2 रखना है नीचे में। ऊपर में जो भी संख्या बोला जाए जितना 4 सिक्के, अगर 4 सिक्के बोला जाएगा 4 सिक्का तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4, ठीक है। 2 रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये ऊपर वाला बदल जाएगा, ठीक है, जितना सिक्का बोला जाएगा उतना। तो बताओ संभव परिणाम, तो 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 जो होता है वो 8 के बराबर होता है, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, इसलिए इसका सही उत्तर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, कहा गया है कि 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब भी वृत्त के परिधियों का अनुपात बोला गया है बच्चे, देखो परिधि का जो अनुपात होता है वो होता है बच्चे त्रिज्या के अनुपात के बराबर। क्या होता है त्रिज्या के अनुपात के बराबर। अब वृत्त की क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत है, जितना ये अनुपात है 4:5 उतना ही क्या है त्रिज्या का अनुपात भी है 4:5। अब क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करनी है, जो भी आप लोग को है यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 बटा में 25, क्या हो जाएगा 16:25, ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट होगा। क्या होगा 9 का C। 10 नंबर देखते हैं बच्चे कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी। बस ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल बोला गया। ये समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं बच्चे, कोई समबाहु त्रिभुज है ABC, जिसमें तीनों भुजा क्या है आपस में बराबर है, AB बराबर BC बराबर यहाँ पे CA है, ठीक है। अब हम लोग को बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है इसका √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है बच्चे √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है 9√3 और ये फार्मूला होता है इसका √3/4 गुने भुजा को मान लेते हैं A, क्या हम X मान लेते हैं, ठीक है, X मान लेते हैं, भुजा को मान लेते हैं ये X है, ठीक है, सभी जगह X है। अब यहाँ से देखो √3 से √3 गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है बराबर के साइड, तो कट जाएगा। अब 9 चौके 36 हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 चौके 36 बराबर x²। अब x² का वैल्यू यहाँ पे 36 है तो इसका स्क्वायर है, तो इस साइड अगर जाएंगे लेके तो x बराबर हो जाएगा √36, तो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा बच्चे 6, तो इसका मतलब x का जो वैल्यू आया वो 6 सेंटीमीटर आया। इसकी भुजा कितनी होगी 6 होगी, क्योंकि सभी जगह x है तो सभी जगह 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक प्रश्न किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके आगे एक प्रश्न हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। बाय बाय सभी।